हरिद्वार के कांगड़ी ग्राम में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। इसी धरती पर पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल रूपी बीज रोपित किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को वैदिक शिक्षा का प्रकाश देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। और सच में इस प्रांगण में आना, ये हम सब लोग, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल बने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने, उनकी पूरी टीम बनी है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है, जिनके ऊपर आशीर्वाद हो। उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा कोई न कोई माध्यम ऐसा बन जाता कि उसमें व्यवधान आ जाता, हम भी यहाँ आने से वंचित हो जाते। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ से मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की थी और मेरा बाल्यकाल वहां पर बीता। कुछ एक साल मैंने वहां शिक्षा अध्ययन किया और वहां पर एक कार्यक्रम था जो पहले से निर्धारित हो गया था, लेकिन बीच में प्रोफेसर सत्यपाल जी का आदेश हुआ और जैसा आदरणीय सीआर पाटिल जी ने कहा कि केवल सूचना नहीं दी, उन्होंने मुझे भी आदेश ही किया कि नहीं, आपको अवश्य इसमें रहना है। तो मैंने कहा आप 3 दिन पहले बता रहे हैं और एक कार्यक्रम बहुत पहले हो गया है। मैंने कहा मैं इसके लिए वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के आयोजकों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम है और उसमें रहना मुझे बहुत जरूरी है, इसमें जरूर मुझे सम्मिलित होना है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस कार्यक्रम को 2 घंटे और आगे कर दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म में उल्लेखित जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और उस पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। और पूरी दुनिया आज भारत के हर उस बात को जो दुनिया के हित में, जो मानवता के हित में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसको उद्धृत किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको अपना रही है। ये हम सब लोगों ने देखा, कोरोना के समय में 100 से भी अधिक देशों को हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया था। योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, अनेक छोटे देशों को आर्थिक सहायता देनी हो, उनके यहाँ किसी आपदा के समय में भारत के तंत्र के द्वारा मदद पहुंचानी हो, आदरणीय मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लगातार इस दिशा में उनके प्रयास जारी हैं और आज उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सनातन संस्कृति के उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार संकल्पित होकर काम कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है।
उसके लिए चाहे आज हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, या मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, इसके अंतर्गत हमारे सभी पौराणिक मंदिर, देव स्थान, उन सभी का नवनिर्माण किया जा रहा है, उन सभी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है, और प्रत्येक स्तर पर जो हमारी धरोहर है उनको विरासत के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे धर्म से जुड़े हुए, वेद से जुड़े हुए तमाम हमारे शिक्षाविद, विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हाल ही में हमारी सरकार ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें अनेक प्रकार से शोध के कार्य होंगे, अनुसंधान के काम होंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध के कार्य के साथ अन्य कार्य, नवाचार के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये पठन पाठन का वो मार्ग है जिसमें पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपनाने पर, इसे आगे बढ़ाने पर, पीढ़ी इधर पीढ़ी आगे बढ़े, उस पर हमेशा उन्होंने बल दिया था। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के संवर्धन एवं वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने में अवश्य सफल होंगे। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष को लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार देर रात तक कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी हैं। दोनों रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग चुनाव का कार्यक्रम तैयार करेगा, शासन के संज्ञान के लिए भेजेगा और फिर हरी झंडी मिलते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। माना जा रहा है कि इस हफ्ते में प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जो आरक्षण की 7 दिन का समय हमने दिया था, उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया है और अंतिम सूची आज प्रकाशित करने जा रहे हैं। और उसके तुरंत बाद यानी कि किसी भी क्षण हम चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। यानी कि अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं और अब सिर्फ एक ही विषय बचता है कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं आए, चुनाव लड़ें और बहुत जल्द हम अपने नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, नगर पंचायतों में हमारा उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए पिछले हफ्ते आरक्षणवार सीटें घोषित की गई थी। इसके बाद एक हफ्ते का वक्त आम जनता से अपनी आपत्तियां जाहिर करने के लिए मांगा गया था। इस एक हफ्ते में लगभग 1000 से ज्यादा आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी आपत्ति दर्ज की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहली आरक्षण की सूची जो जारी हुई थी उसे कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी की लहर है और नगर निगम और पंचायतों में बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए, जो पहले आरक्षण की सूची जारी हुई थी, हमारा कार्यकर्ता को इस आरक्षण को भी सहज सूचना स्वीकार किया कि जो हमने परिषद को भेजी थी उसी आरक्षण का आधार थी। क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है, संविधान की प्रक्रिया अनुसार आपत्तियां मांगी जाती हैं। जैसे हमने जानकारी लगभग 1000 आपत्तियां पूरे प्रदेश के अंदर निम्न माध्यम से लगी। उन आपत्तियों का निस्तारण करना भी एक उत्तरदायित्व आयोग का रहता है और नगर विकास मंत्रालय और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा करने के बाद अब जो भी आरक्षण आएगा हमारे खाते में आरक्षण के भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्याशियों के नाम है और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि लहर के रूप में हम सब के सब निगम और सारी पंचायतें इस बार जीतने वाले हैं। और उसके लिए हमने जो फील्ड वर्क तैयार किया है और एक एक कार्यकर्ता की मनस्थिति को समझा है, एक एक कार्यकर्ता से पहली बार हमने इस पूरे चुनाव को में उनकी राय को भी
देहरादून में नगर आयुक्त की कमान संभालने के बाद नमामि बंसल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई योजनाएं और सुविधाएं नगर निगम की तरफ से जनसामान्य को दी जाती हैं। साथ ही उन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बेहतर कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता और लाइटिंग पर विशेष ध्यान और जोर देने के बाद जागरूकता की कोशिश भी की जाएगी। क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं और जो सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जाती हैं जनसामान्य को, उनके और बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जाएंगे। विशेष तौर पर स्वच्छता, जो लाइटिंग का हमारा है काम, उसको लेकर के विशेष जोर देने का प्लान है। और साथ ही साथ स्वच्छता में हमारे जो विभिन्न वार्ड हैं वो बटे हुए हैं, उनमें जो अभी समस्याएं आ रही हैं उनका सकारात्मक समाधान हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। जन जागरूकता और जो हमारी टीम है उनको और सुदृढ़ करते हुए और स्वच्छ और जागरूक उनकी ओर। उत्तरकाशी के विकासखंड बडकोट के समाजसेवी डॉक्टर कपिल देव रावत की पुस्तक संघर्ष के बाद चिट्ठी पत्री के साथ का विमोचन किया गया। बडकोट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव रावत ने समाज के हित में दिए पिछले 12 सालों के ऐसे 2000 पत्रों का जिक्र किया जो उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक को लिखे हैं। साथ ही उन पत्रों के जरिए समस्या के समाधान का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि किसी जमाने में आपको अपनी गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती थी, पर आज तकनीकी दौर में उसे आसानी से समझा जा सकता है। कृपया आप बाईं तरफ आ जाएं। मैं डॉक्टर कपिल रावत को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद ये दस्तावेज तैयार किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूं। और प्रेम पंचोली जी को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने वास्तव में, जैसे विधायक जी ने कहा कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उन कामों का संकलन नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। और व्यवस्थित रूप से जो पंचोली जी ने आदरणीय डॉक्टर कपिल देव जी के कार्यों का संकलन किया है, उसके लिए मैं कपिल देव जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रेम पंचोली जी को धन्यवाद देती हूँ। ये जो दूसरी पुस्तक आज निकली है, जो सामाजिक कार्यों से जो पूरी पुस्तक भरी हुई है, तो ये है संघर्ष की बात और चिट्ठी पत्री के साथ। क्योंकि समाज में आज आप देख रहे हो कि हर आदमी, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो चाहे सामाजिक के फील्ड में हो, तो मतलब हर चीज़ को पाने का तरीका आजकल लोगों ने अलग कर दिया है कि या तो वो NH को जाम करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे या कहीं पर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन मैंने इस पुस्तक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम कोई भी अगर कार्य करें तो हम पढ़े लिखे तभी माने जाएंगे अगर हम उस कार्य को एक अपने पत्र के माध्यम से करें। उनके द्वारा जो पत्राचार विभिन्न समस्याओं को लेकर के और जो मुद्दे उठाए गए हैं, उसके संबंध में उन्होंने एक पुस्तिका एडिट करवाई है। हमारे प्रेम पंचोली जी जो पत्रकार हैं, उनके द्वारा वो एडिटिंग हुई है, उसकी लेखन हुआ है, तो बहुत अच्छा वो यादगार है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यों की ज़रूर जो है एक यादगार पुस्तिका, जिस तरह से ये लोकार्पित की गई है, ऐसे ही जो है पुस्तिकाओं के माध्यम से, ताकि आम जन तक जो है जानकारी समस्याओं की और उनके निराकरण किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से समस्याएं उठाई जाती हैं, इसकी जानकारी जो है आम जन। नरेंद्र नगर के डोबरी न्याय पंचायत की 10 ग्राम पंचायतें बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। पानी का न मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने जीरो बैंड सौड़ पानी पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जाम लगा दिया। वहीं ग्रामीणों के हंगामे के बाद जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ लिखित समझौता भी किया। बता दें कि इस समझौते में मार्च 2025 तक जल जीवन मिशन के बचे हुए काम के साथ साथ जल वितरण प्रणाली भी शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है, उससे पहले और उसके बाद भी आज भी वही समस्या जस की तस बनी है। माँ गंगा हमारे बगल से बह रही है, हमारे पहाड़ों से निकल रही है, पर फिर भी हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रशासन वाले आज हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। यदि ये हमको
ठोस अल्टीमेटम नहीं देते हैं, एक ठोस नियम अवधि नहीं देते हैं जिसमें हमारे कामों को पूरा किया जाएगा। हर घर जल मिशन के लिए एक टाइम जो है वो नहीं दिया जाएगा अगर हमको, तो और उस टाइमलाइन में अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आगे हमको भूख हड़ताल भी करना पड़े तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी जब हमारी मांगें स्वीकृत नहीं हुई, हमारी समस्या पे ध्यान नहीं दिया गया, तब मजबूर होकर के आज जो आंदोलन करना पड़ा। और ये आंदोलन जल जीवन मिशन की कई लाइनें बिछा रखी है। सरकार ने जो मिशन के तहत जो जल लाइन बिछाई, मगर उसमें पानी नहीं आने के कारण आज हमें मजबूर होकर के जो आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हमारी बहन पुष्पा राव जी ने जो हमें इन्वाइट किया यहाँ पे, तो उन्होंने ये बताया कि इस क्षेत्र में ये कि एक कुन गांव नहीं, कुन, चिलपल, बचेली खाल, आपके सौर साइकिल जितने भी गांव हैं, तमाम क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या, गंभीर समस्या बनी है। जो अभी जल निगम कह रहा है कि हम मार्च तक पूरा जो है पानी पहुंचा देंगे, और तब तक जो है ये जल निगम अपनी सुचारू रूप से जो है व्यवस्था बना के रखेगा। लेकिन हमने इनसे भी पूछा है पूरा कि आप वो बात यहाँ पर करिएगा जो आप कर सकते हैं, नहीं तो जो आज ये समय सीमा इनको दी जा रही है, इसके बाद अगर ये काम नहीं करते हैं तो आज तो ये सांकेतिक था, इसके बाद ये बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में यहाँ पर जो है ये पानी की समस्या के लिए जो है लोग उतरेंगे। और अभी तो ये गैर राजनीतिक रूप से चल रहा है। अगर ये सरकार चेती नहीं तो यहाँ पर हमारी जो जिस पार्टी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हमारे तमाम नेता जो है यहाँ पर सड़क में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भागीरथी जो ये बिलंगम नदी है वहाँ से पानी शुरू होना है। इंटेक वेल अभी तक जो है अक्टूबर तक पानी में जलमग्न था, नदी के पानी में। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर में पानी का लेवल नीचे हुआ, उसके बाद हमने वहाँ पर काम शुरू कर दिया है। राइजिंग मेन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। टॉप CWR भी बना हुआ है चमराड़ा देवी में, और WTP का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो, उसमें भी हमारा 80% काम पूरा हो चुका है। हम पूरा प्रयास करेंगे, संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें कार्य और प्रगति लाएं कार्य करने में, और शीघ्र जल। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद देहरादून समेत पर्वतीय इलाकों में सोमवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिली है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कई जिलों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं HNN से बातचीत में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो पर्यटक हैं और साथ ही साथ किसान हैं, बागवानी करने वाले, उनके लिए कितना बेहतर ये आने वाला मौसम रहेगा। सर, किस तरह से देखते हैं कि आने वाले कल में मौसम कितना बेहतर रहने वाला है? बिल्कुल, ये दिसंबर का लास्ट वीक अब बचा है और इस साल का भी लास्ट वीक है। और सीजन की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर जो पोस्ट मानसून सीजन उसका भी लास्ट वीक हमारे पास बचा है। तो इसमें जो है जो वेदर एक्टिविटी है थोड़ी वो दिख रही है। 2 पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्सेशन में निकलेंगे, तो आप ये कह सकते हैं 23 और 24 में 2 दिन एक्टिविटी पहले है। फिर इसी तरह जब 27-28 में जा रहे हैं दिसंबर में, तब भी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है, उसकी वजह से भी रेन और स्नोफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आज और कल अगर मैं बात करूं तो हिल्स में मैं कहूंगा कि कुछ जगहों पर, और विशेषकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो कहूंगा अनेक जगहों तक में जो है हल्की और बहुत हल्की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जो 2200 मीटर या 2000 मीटर के आसपास के इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो एरियाज है, उनमें आप देखेंगे कि जो करीब आधा फीट के आसपास जो बर्फबारी वो मिलनी चाहिए। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के हमारे, जैसे कि देहरादून में आप देखते हैं कि जो है मसूरी है, चक्राता है, या इसी तरह और भी हमारा टेरी है, या पौड़ी में जाएंगे और लैंसडाउन एरियाज है। और उधर जाते हैं आप कुमाऊं क्षेत्र में, तो उसमें भी चाहे कौशानी है, चाहे आपका नैनीताल है, मुक्तेश्वर है, तो आप देखेंगे वहाँ पर जो है बर्फबारी करीब 4 से 5 सेंटीमीटर तक जो है वहाँ पर भी बर्फ इतनी गिरनी चाहिए। हालांकि बारिश जो है एक्टिविटी वो लाइट रहेगी, जैसे मैंने बोला कि लाइट एक्टिविटी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु ये कि हिल्स में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में और जो बाकी हिल्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश और बर्फबारी ये देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में चुटपुटी रहेगी। उसके बाद आप 2-3 दिन देखेंगे कि जो है 25 से आगे जो है मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा 2-3 दिन के लिए। फिर 27-28 में जब जा रहे हैं तो फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल जो सैलानी आ रहे हैं
जो घूमने के लिए आ रहे हैं, बर्फबारी जिनको देखना है, तो इनके लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन हाँ, ये है कि साथ में सावधानी भी उनको रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो गाड़ियाँ वगैरह है तो स्लिप भी करती है ऐसे में जो, और विशेषकर जैसे बर्फबारी के बाद जो अगले 2-3 दिन है जिसमें कि टेम्परेचर फिर मिनिमम कम हो जाएगा और पाला भी पड़ेगा, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं जो स्किड होना का जो है काफ़ी खतरा रहता है। तो वो सावधानी रखें लोग जो है, लेकिन साथ में ये है कि हाँ, जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी बिल्कुल जो है। तो मैं कहूँगा कि व्हाइट चादर जो आपको ये 23-24 जो 2 दिन एक्टिविटी है, उसकी वजह से उत्तराखंड के जो हिली एरिया है उसमें वो दिखेगी। फिर आप 27-28 में जा रहे हैं, तो ये भी जो बर्फबारी अभी गिरी है, वो भी जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, ज़्यादातर उसमें से वो रहेंगी और फिर 27-28 को उसके ऊपर और जो बर्फबारी मिल जाएँगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, ये अच्छा वीक रहेगा उस लिहाज से, नया साल भी आप पे आएगा, तो उसमें वो चीज़ें बरकरार रहेंगी, मिलेंगी देखने के लिए खासकर। तो लाइव अगर देखना तो बिल्कुल वो 27-28 में रहेगा या अभी 23 और 24 को है बर्फबारी जो है, और बाकी बीच में जो है तो एकदम मेल्ट नहीं होगा, तो बाद में भी देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अच्छा है, सैलानियों के लिए है, पर्यटक सभी के लिए अच्छा है, और साथ में जो कृषि है, बागवानी है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। उससे जो है काफ़ी फ़र्क, खासकर जो सेब वगैरह है उसमें इसका काफ़ी रोल रहता है। अगर बर्फबारी गिरेंगी, टेम्परेचर डाउन होते हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, उसमें काफ़ी अंतर आता है। तो वो चीज़ों के लिए भी ये अच्छा है। जी। जिस तरह से देखा जाए कि जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी बर्फबारी होगी फिलहाल ऊपरी इलाकों में, तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं उनमें किस तरह से पारे में कमी आएगी और साथ ही साथ कोहरे का कैसे रहेगा? बिल्कुल, देखिए तापमान तो गिरेंगे, और मॉइस्चर होने से ये भी बात है आपने अच्छी पूछी कि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कोहरा जो है, मैं कहूँगा 25-26 में देखने को मिलेगा। तो मैदानी क्षेत्रों में ये चीज़ रहेगी। लेकिन हाँ, दिन में अगर सनशाइन अच्छा है तो दिन में फिर वो निकल भी जाता है, लेकिन सुबह-शाम तो वो रहेगा। तो ये अब सीज़न ही है, कोहरे का भी सीज़न है और बर्फबारी और इस तरह की एक्टिविटी का भी सीज़न है। तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है, हिल्स में तो आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी, बर्फबारी देखने को मिलेगी, और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा ये कि हल्की बारिश है हालाँकि, पर मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा, और उसकी वजह से कहीं न कहीं सुबह-शाम जो कोहरा भी जो है, वो भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचली इलाकों में बारिश का अनुमान जो है वो 23-24 और 27-28 में जताया था। फिलहाल जो है अभी अगर आप मौसम का हाल देखेंगे तो आप देहरादून राजधानी में देखेंगे कि हल्की हल्की जो बारिश है वो शुरुआत हो चुकी है, जिसका अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया था, और आप देख सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी है। साथ ही जो है विजिबिलिटी थोड़ा कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि आसमान में बादल हैं और उसी के साथ बारिश हो रही है, और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो बारिश है वो जो है हो रही है, और कुछ देर बाद जो है ये बारिश जो है थोड़ा तेज भी हो सकती है। जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया था कि आज जो है बारिश होगी, और साथ ही साथ जो इस बारिश है इसके साथ साथ ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी भी हो सकती है, और उसके साथ जो है ठंड में थोड़ा इजाफा होगा, जो पारा है वो थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, और इसके साथ साथ जो सैलानी है जो नव वर्ष पर जो है पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए आते हैं, बर्फबारी को देखने आते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौसम रहने वाला है। इस तरह का जो अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है, और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले कल में 27 और 28 में भी अच्छी बारिश और साथ ही बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जो कि नए साल के लिए जो सैलानी जो पहाड़ी इलाकों में आएंगे उनके लिए बेहतर साबित होगी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज। महंत इंद्रेश अस्पताल पटेल नगर देहरादून की ओर से देवपुरा हरिद्वार में कैंसर जागरूकता और निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ बीजेपी विधायक मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने किया। शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परामर्श दिया। महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कैंसर जागरूकता पर व्याख्यान दिया। वहीं परीक्षण शिविर में 1500 मरीजों ने लाभ उठाया। अस्पताल की ओर से सभी को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर मदन कौशिक ने कहा कि महंत इंद्रेश अस्पताल मरीजों की सेवा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कैंसर के प्रति सभी को जागरूक भी किया। महाराज जी ने कहा कि हम बहुत दिनों से अपनी एप्लीकेशन डालते थे, फाइलें पता नहीं क्यों नहीं होती थी। तो मैंने उस समय भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आज जब हम सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा का अच्छा उद्देश्य लेकर जब कोई संस्था आगे बढ़ती है, उस संस्था को आगे बढ़ाने में हमारा भी योगदान चाहिए। मैं गुरु राम राय संस्था को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि एक सुंदर शिक्षा व्यवस्था में आप इस काम को आगे